नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तीसरा सेमेस्टर पर। हमारी अप्लाइड फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, आप लोग रोज रोज अप्लाइड फिजिक्स सुनते हैं तो शायद आप लोग भूल ही चुके होंगे कि अप्लाइड फिजिक्स को हम क्या कहते हैं। अनुप्रयुक्त भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? अनुप्रयुक्त भौतिकी। हर चीज़ का आप लोग इंग्लिश हिंदी कर सकते हैं, लेकिन शायद ही आप लोग को मतलब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका अगर बुक देखा हो तो ठीक ठीक, नहीं तो अप्लाइड मतलब क्या कहते हैं, अनुप्रयुक्त, यानी जिसका उपयोग किया जाए। तो हम लोग रोटेशनल मोशन पर इसी ले रहे हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। कहाँ बहुत ज़्यादा उपयोग कहाँ है? हमारे इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग हमारे इंजीनियरिंग में, इसलिए हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। तो कल हमने रोटेशनल मोशन का बेसिक जान लिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर था उससे हो सकता है नंबर कम बने, लेकिन आपको रोटेशन का बेसिक मिल गया होगा कि रोटेशन कहते हैं कैसे हैं। रोटेशन उसे कहते हैं जहाँ पे हमें दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो हमारी रेखा होती है वो समांतर नहीं होती है। ठीक है, केवल ये कॉन्सेप्ट होता है। बाकी डेफिनेशंस अलग अलग होती हैं। आज जो मेन डेफिनेशन जो हमारे बुक में दी रहती है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर रोटेशनल मोशन लीनियर मोशन से अलग कैसे होता है। दोनों दोनों में कई सारी चीजें जो साथ साथ चलती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आपको बताऊंगा। और डिफरेंस में कई सारे जो हमें टर्म्स यूज होते हैं, जैसे थीटा, ओमेगा, अल्फा, टॉर्क, ये सब चीजें हम टॉर्क मतलब टाउ, टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं इसके बारे में बात की जाएगी। तो काफी सारी चीजें हैं रोटेशन मोशन में पढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कल के लेक्चर समझ में आया होगा, मजेदार लगा होगा। अगर आपका बेस क्लियर हो गया, बेस स्ट्रांग हो गया है, तो फिर हम आगे की चीजें पढ़ने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयार हैं। एक बार सभी लोग बताइए तैयार हैं। ठीक है, तो तैयार हैं तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर करने से रीच बढ़ती है। मतलब यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि शेयर करेंगे तो अधिक लोगों के पास पहुंचेगा, और अधिक लोगों के पास पहुंचेगा तो अधिक लोग सीखेंगे। ये नहीं है कि आप देखेंगे तो हमारा कुछ फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अधिक लोग सीखेंगे तो वो हमें बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम किस लिए हैं, सिखाने के लिए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग सीखते जाएं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलो ठीक है, सभी लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर दिख रही है? एक बार सभी लोग बता दीजिए। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं ना, एक दो महीने का समय है भी, मान लीजिए आपके एग्जाम में। तो जरूरी क्या है, जरूरी है कि हम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें और बातचीत कम करें। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग क्या, मैंने आपको कल रोटेशन मतलब मोशन बताया था कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन, फिर रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन की बात खत्म हो गई, अब बात करते हैं रोटेशन की। तो कल मैंने रोटेशन का आपको एक डेफिनेशन बताया था। हालांकि वो डेफिनेशन सबसे अच्छा, जो कॉन्सेप्ट बनता है वही डेफिनेशन बनता है, लेकिन जो आपकी किताबों में रोटेशन का डेफिनेशन दिया रहता है, रोटेशनल मोशन, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको घूर्णन गति। घूर्णन गति। ओके, थोड़ा इसको इसको स्मार्ट कर दूं। हो क्यों नहीं रहा है ये? हाँ हुआ। तो रोटेशनल मोशन बेसिकली जो डेफिनेशन हमारी किताबों में दी गई है, जो एकेडमिक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग रोटेशनल मोशन एक ऐसी चीज है। पहले एक डायग्राम समझते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो ये कोई बॉडी है। ये मैंने एक थोड़ा सा अमीबा टाइप, अमीबा वाला समझते हैं ना। ये एक बॉडी बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये हमारा फिक्स एक्सिस है। इस एक्सिस के चारों तरफ ये बॉडी घूमती है। इस एक्सिस के चारों तरफ ये बॉडी घूमती है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम देते हैं M1, इस पॉइंट को नाम देते हैं M2। इस पॉइंट का मास, जो ये M मतलब क्या है, मास है, मास 1, मास 2, मास 3। इस पॉइंट का मास है M4। ठीक है, इससे इसकी दूरी कितनी है R1, इससे इसकी दूरी कितनी है R2, इससे इसकी दूरी कितनी है R3, इससे इसकी दूरी कितनी है R4। ठीक है, सबकी दूरी अलग अलग है। अब क्या हुआ कि इस पे हम फोर्स लगाते हैं, इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, और ये फिक्स है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना ये फिक्स है, ये हमारा पिलर फिक्स है। इसमें हम लोग मास लगाएंगे, इस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो ये सारे मासेस चारों तरफ घूमने लगेंगे। ठीक है, चारों तरफ मासेस जो है घूमने लगेंगे। अब
ये जो मास है, ये एक मास, अब तुम सबको छोड़ो, एक इस एक मास को पकड़ो, कहाँ गया, हाँ M4 को पकड़ो। तो M4 एक कैसी गति करेगा, एक वृत्तीय गति करेगा। M3 कैसी गति करेगा, एक वृत्तीय गति करेगा। M2 कैसी गति करेगा, एक वृत्तीय गति करेगा। M1 कैसी गति करेगा, M1 एक वृत्तीय गति करेगा। यानी एक, अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए जो कि एक अक्ष द्वारा घूमने के लिए स्वतंत्र हो, एक अक्ष द्वारा घूमने के लिए स्वतंत्र हो, हालांकि ये मैं हटा देता हूँ, गंदा लग रहा है डायग्राम, कितना गंदा हो गया। ठीक है, समझने का मतलब कि M4 गोल गोल घूमेगा, M3, या फिर एक मिनट, शेप्स में सर्कल है, हाँ है। M4 को मैंने गोल गोल घुमा दिया, M3 को मैंने गोल गोल घुमा दिया, M2 को मैंने गोल गोल घुमा दिया, और M1 को भी मैंने गोल गोल घुमा दिया। अब बस इनको क्या करना है, इनको डॉटेड करना है। फ्रेम, एक, फिल, कलर चेंज। ठीक है, देखो, तो मेरा M4 है वो ये हो गया। M3 कैसी गति करेगा, वृत्तीय गति। M2 कैसी गति करेगा, वृत्तीय गति कर दी। M1 कैसी गति, M1 ने कैसी गति की, वृत्तीय गति की। यानी इसका जो हर पार्टिकल है वो कैसी गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। इसका जो हर पार्टिकल है वो कैसी, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो डेफिनेशन हो जाएगा कि अ मोशन, अगर हम केवल डेफिनेशन की बात करें, अ मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी फ्री टू रोटेट around an axis, every particle of a body free to rotate around an axis moves in a circular path is called rotational। डेफिनेशन क्या कहता है मैं आपको फिर बताता हूँ कि रोटेशनल मोशन केवल एक ऐसा मोशन है जिसमें एक बॉडी होती है जो एक एक्सिस, जिसका एक फिक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये एक्सिस कैसा है, फिक्स है। जिसका एक बॉडी होती है जिसका एक फिक्स एक्सिस होता है, और इस एक्सिस के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, कोई बॉडी है वो एक एक्सिस के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र है, उस पर हमने बल लगाया, तो उसके जो सारे द्रव्यमान है, ठीक है, जो सारे पार्टिकल है, M1, M2, M3, M4, जो सारे पार्टिकल है वो कैसे एक वृत्तीय पथ पर गति करने लगते हैं। जैसे देखो वृत्तीय पथ है ना, इसके चारों तरफ घूमने लगेंगे, इस एक्सिस के चारों तरफ घूमने लगेंगे, जैसे एक पंखा होता है। ठीक है, एक फैन का एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया हमारा उसका एक्सिस, और यहाँ पे पंखा लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे पंखा होता है। अब पंखे की ये पंखे की जो पंखे का हमारा, उसको क्या कहते हैं, पंखी होता है, ब्लेड होता है। ठीक है, जिसके ब्लेड्स होते हैं, उसके ब्लेड्स पर कोई एक बिंदु इमेजिन करो। ठीक है, और वो बिंदु जब ये पंखा चलता है तो बिंदु कैसा घूमता है, बिंदु गोल 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 घूमता है ना, बिंदु कैसा घूमता है, गोल 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 घूमता है। तो वही गोल गोल जो गति कर रहा है, उसका एक पिंड गोल गोल गति कर रहा है, उसका एक पिंड नहीं, उसके ऊपर जितने भी पिंड, जितने भी मासेस हैं, छोटे 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 छोटे, वो सारे कैसे वृत्तीय गति कर रहे हैं। तो ऐसा मोशन, ऐसा गति, ऐसी मतलब ऐसी मूवमेंट जिसमें हर पार्टिकल, किस बॉडी का, जो बॉडी एक एक्सिस के अराउंड घूमने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसी बॉडी का हर पार्टिकल कैसा मोशन करे, एक सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में गति करे, ऐसा मोशन क्या कहलाता है हमारा, ऐसा मोशन कहलाता है सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। इसी को हम हिंदी में लिखते हैं
ये कलर आप लोगों को विजिबल है ना? हाँ विजिबल होगा। किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र स्वतंत्र पिंड के सभी कण वृत्तीय पथ पर गतिमान हों, वृत्तीय पथ पर गतिमान हों, ऐसी गति ऐसी गति घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया। एकेडमिक डेफिनेशन यही है, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि घूर्णन गति क्या है तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, वो जो कल डेफिनेशन में बताया था वो समझने के लिए था। और भी डेफिनेशन बनती है, ठीक है, और भी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। जैसे रोटेशनल मोशन का एक डेफिनेशन और जो मिलता है वो है कि ऐसी गति जिसमें कोई पिंड होता है उसके प्रत्येक प्रत्येक कण का वेग जो होता है समान होता है, कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग क्या होता है? समान होता है। अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, मोशन एक और तरह का होता है रोटेशनल। मैंने आपको ट्रांसलेशन सुनाया बताया। ट्रांसलेशन में कैसा? एक रेक्टिलिनियर, एक कर्विलिनियर। एक होता है रोटेशनल मोशन। अब एक मोशन और होता है, ठीक है, हालांकि उसके बारे में बहुत जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप वो जानेंगे। जानेंगे कब? इसी चैप्टर में हम लोग, हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो रोलिंग। ठीक है, क्या होगा? रोलिंग। तो रोलिंग किस तरह का मोशन होता है? उसे कहते हैं प्लेनर मोशन। कैसा मोशन होता है? प्लेनर। प्लेनर मोशन। तो प्लेनर मोशन में बेसिकली क्या होता है कि इसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों होता है। जैसे किसी चीज का लुढ़कना, यानी फॉर एग्जांपल अगर देखें इसका, तो एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल हम लिख सकते हैं रोलिंग ऑफ अ स्टोन। ठीक है, रोलिंग ऑफ अ स्टोन। और एग्जांपल क्या हो सकता है? व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल। इससे मतलब जो भी पिंड होता है वो गोल गोल भी घूम रहा होता है। जैसे जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, अ, पहाड़, आजा पहाड़, ये हमारा कोई पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से पत्थर, यहाँ पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, ये स्टोन है। अभी क्या हुआ? ये आगे की तरफ आएगा लुढ़कता हुआ, आगे की तरफ आता जाएगा लुढ़कता हुआ, लुढ़कता हुआ, लुढ़कता हुआ। ठीक है, यानी ये कैसा है? ये घूर्णन गति कर रहा है, ये चारों तरफ घूमता जा रहा है। ठीक है, घूमता जा रहा है, और साथ में क्या, ये डिस्टेंस भी तय कर रहा है। यानी यहाँ पे हो रहा है रोटेशन, ये अपने अक्ष पे चारों तरफ घूम रहा है, घूमते घूमते नीचे गिर रहा है। और यहाँ पे हो रहा है ट्रांसलेशन, क्योंकि ये दूरी भी तय कर रहा है और रोटेशन यानी रोटेट भी हो रहा है। दूरी भी तय कर रहा है, रोटेट भी हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होगा, तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? प्लेनर मोशन। ठीक है, हमें बाद में पढ़ना है रोलिंग। इसी चैप्टर के एंड में हमें रोलिंग पढ़ना है, वहां पे हम बेटर समझेंगे इस तरह के, सॉरी, इस तरह के मोशन को वहां पे बेटर समझा जाएगा। ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं? रोटेशन मोशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में कंपैरिजन होता है कि दोनों एक जैसे कैसे हैं। रोटेशनल, एक तो रोटेशनल मोशन, ठीक है, जो नॉर्मली रोटेशनल मोशन होता है, उसके बाद एक होता है लीनियर मोशन यानी रेखीय गति। इन दोनों में अंतर क्या क्या है, हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है? ठीक है, जैसे देखो, यहाँ पे मैं, जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, क्या चीज मिलती है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ठीक है, रोटेशनल मोशन में क्या मिलता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो, आप लोग ये मत कहना हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ये सारी एक एक चीजें मैं सर्कुलर मोशन में बता चुका हूँ, और ये सब चीजें दोबारा आने वाली हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों सब बताई जाएंगी। लेकिन अभी के लिए क्या, केवल देखो, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है और एंगुलर मोशन में क्या होता है? सॉरी, रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अच्छा लीनियर, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं किससे हम, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे करते हैं, थीटा। इसके बाद दिखाई जाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट के बाद मिलती है वेलोसिटी। यहाँ क्या मिलता है, यहाँ में मिलती है एंगुलर वेलोसिटी। इसको किससे दिखाते हैं, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग को सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बताई जा चुकी है। इसको दिखाते हैं हम लोग किससे, ओमेगा से, किससे, ओमेगा से, है कि नहीं। और वेलोसिटी को दिखाते हैं किससे, वेलोसिटी को दिखाया जाता है वी से, ठीक है, वी। अच्छा उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी के बाद कहते हैं एंगुलर, इधर आता है हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण, एक्सेलेरेशन, ठीक है। इसको किसे दिखाते हैं, ए से। इधर क्या था हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको दिखाते हैं अल्फा से, है कि नहीं। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी याद हो तो इसको दिखाते हैं अल्फा से। अच्छा ठीक है, हमें लीनियर मोशन में क्या पढ़ना होता है, जहाँ पे एक्सेलरेशन होता है और उसके बाद एक्सेलरेशन के साथ क्या क्या होता है, मास। यहाँ पे क्या होता है, मास। मास को कैसे दिखाते हैं, एम से, मास को दिखाता है एम से। अब मास का काम यहाँ पे क्या करता है मास का काम यहाँ पे क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहा जाता है, जड़त्व आघूर्ण। इसको दिखाते हैं किससे, इसको हम दिखाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है, या आई एम भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और यहाँ मास, तो जो बेसिकली मास जो होता है वो किसके बराबर होता है मास जो होता है वो इनर्शिया के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अच्छा मास हो गया, एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता था, बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता था, फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना पड़ता है, फोर्स, बल। अच्छा फोर्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, एफ से। यहाँ हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फोर्स का जगह कौन लेगा, यहाँ पे फोर्स का जगह लेगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, सब लोग बताएंगे टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क हो जाएगा। हालांकि टॉर्क का मेन डेफिनेशन अलग इसको दिखाते हैं टाउ से, ये उल्टा टी, उल्टा जे होता है, समझ लो उल्टा जे होता है, उसको दिखाते हैं, उसको कहते हैं टाउ, ठीक है। अच्छा फोर्स के बाद कहता है एंगुलर मोमेंटम, फोर्स का दिखाता है हमारा मोमेंटम। यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम को कैसे दिखाते हैं, पी से। यहाँ पे मोमेंटम को कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम एल से दिखाते हैं, किससे, एल से, ठीक है। तो ये सारी चीजें लीनियर मोशन में अलग अलग होती हैं और रोटेशनल मोशन में अलग अलग होती हैं। अब आप पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो क्या रिलेशन होता है, तो मैं आपको रिलेशन कहाँ बता चुका हूँ, सर्कुलर मोशन में, याद करिए। सर्कुलर मोशन में आपको सारी चीजें बताई जा चुकी हैं कि नहीं। एक बार सभी लोग बोलेंगे हाँ, सभी लोग बोलेंगे हाँ तो मैं आगे बढ़ूँ, दोबारा रिपीट करने की जरूरत है कि नहीं। अगर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे वहीं पे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा टॉर्क, ठीक है। अगला टॉपिक टॉर्क होगा। ये सारी चीजें हमने कहाँ डिस्कस की हुई हैं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ना है, पहले टॉर्क पढ़ लेंगे, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, और बाकी सारी चीजें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका संबंध हम लोग सर्कुलर मोशन में कहाँ पढ़ चुके हैं, कौन से मोशन में, सभी लोग बताएंगे एक बार फिर से, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर 2। मैंने आपको वहां भी कहा था कि ये सारी चीजें कहाँ पे काम आने वाली हैं, रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति में काम आने वाली हैं, क्लियर। तो हम बात करेंगे किसकी, टॉर्क। हेडिंग डालो सब लोग, टॉर्क। टॉर्क को क्या कहते हैं,
टॉर्क जिसे एक और नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। ठीक है। अब देखो, बल आघूर्ण को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? बल। तो किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो क्या होता है? ये कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ये हमारा एक सरफेस है, यहाँ पे हमने बल लगाया, इसका मास m है, ठीक है, हमने इस पे फोर्स लगाया, बल। अब क्या हुई, ये आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, इस पे बल लगाने के बाद ये आगे बढ़ जाएगी, और बल लगा अगर हम लगाते रहेंगे तो और आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है। तो किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या होता है? उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। किसी भी m द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाने से क्या होता है? उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, न्यूटन का दूसरा नियम। लेकिन अगर किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण ना उत्पन्न होके कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाए, कोणीय त्वरण उत्पन्न यानी एंगुलर एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम उस तरह के बल को कहेंगे बल आघूर्ण। क्या कहेंगे? बल आघूर्ण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा एक फिक्स्ड क्या है? एक्सिस, ठीक है, ये हमारा क्या एक्सिस है, ये फिक्स है। अब यहाँ पे कोई वस्तु है, ये हमने इस पे लगाया बल। अब यहाँ ये चूंकि फिक्स है तो आगे तो बढ़ नहीं सकती, तो क्या करेगी ये? इसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगी, इसकी चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगी, घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, घूमती जाएगी। ये आपको समझाने के लिए था, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे ये। तो इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से। जब हम इस पे बल लगाएंगे तो चारों तरफ घूमने लगेगी, है कि नहीं? घूमने लगेगी। तो जो यहाँ पे बल लगा, वो फोर्स और इसका रोटेशन वाला एक्सिस, ठीक है, उसके बीच में जो लंबवत दूरी है वो क्या कहलाएगी हमारी? उसका जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा? वही टॉर्क कहलाता है। यानी बल आघूर्ण, मैंने आपको बल आघूर्ण का काम बता दिया, अब उसका डेफिनेशन भी सुन लीजिए। किसी पिंड घूर्णन गति का कारक है, ठीक है। अब बल आघूर्ण का डेफिनेशन अगर ऐसा होता है, बल आघूर्ण का मान आरोपित बल तथा बल की क्रिया रेखा व अक्ष के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं? डेफिनेशन क्लियर है कि बल आघूर्ण किसी पिंड की घूर्णन गति का कारक है। कोई वस्तु घूर्णन गति करती है किसके कारण से? केवल बल आघूर्ण के कारण से।
अब इसी को इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पे जगह तो दिख नहीं रही है, अगले पेज पे इसको इंग्लिश लिखते हैं। टॉर्क विजिबल है ये फॉन्ट? हाँ विजिबल है। टॉर्क इज द फैक्टर ऑफ रोटेशन, फैक्टर फॉर रोटेशन फॉर रोटेशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है। अच्छा, और टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स, इक्वल टू द प्रोडक्ट, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड and the perpendicular distance between the axis and the line of action of force। ठीक है। अगर हमें इक्वेशन बना के लिखना हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? टाउ इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर। आर क्या हो सकती है? आर आर लिख लो या डी लिख लो, एफ डी। डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके बीच में? समझ गए आप लोग? अब आघूर्ण कैसी है? आघूर्ण कैसी राशि है? अगर हम टॉर्क की बात करें, ठीक है, टॉर्क के बारे में दो चार बातें कर लें, तो टॉर्क कैसी राशि है? टॉर्क एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है। टॉर्क क्या है? सबसे पहले कैसी प्रकार क्वांटिटी है? एक है सदिश राशि। इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हिंदी में बोले तो सदिश राशि। इसका मात्रक क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? जब इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। अब आप लोगों का काम यह है कि आप लोग और बताएंगे न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है। सभी लोग बताएंगे न्यूटन मीटर और किसका मात्रक होता है। होमवर्क है आप सभी लोगों का। इसकी विभा, इसकी विभा क्या होगी? देखो, क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, है कि नहीं? डिस्टेंस मतलब लेंथ एल, और फोर्स मतलब, फोर्स का विभा क्या होता है? एम एल टी टू एम एल टी माइनस टू एम एम एल टी माइनस टू इंटू एल, न्यूटन इंटू मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा? एम एल टू
T-2 है कि नहीं? ये क्या हो जाएगी इसकी टॉर्क की बीमा। बताओ। अब टॉर्क का आप उदाहरण देखेंगे। टॉर्क मतलब वो बल होता है, कुल मिलाकर टॉर्क वो बल होता है जो किसी वस्तु को रोटेट कराने लगता है। ठीक है, क्या कराने लगता है? रोटेट। अब ये किस पर निर्भर करता है? आप लोग साधारण से देख सकते हैं यहाँ पे डी यानी दूरी। जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उससे फोर्स जितना दूर होगा हमारा टॉर्क उतना अधिक होगा, है कि नहीं? फोर्स अधिक होने पर टॉर्क अधिक हो जाएगा, और डिस्टेंस यानी दूरी अधिक होने पर बल आघूर्ण अधिक हो जाएगा यानी रोटेशन अधिक होगा, है कि नहीं? देखो यहाँ पे डिस्टेंस यानी अगर दूरी अधिक हो तो रोटेशन ज्यादा हो जाएगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि टॉर्क डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कह लो और रेडियस कह लो, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और टॉर्क जो होता है वो किस पे दूरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूरी किसके किसके बीच में? अक्ष, अक्ष व बल के बीच में। ठीक है, अक्ष व बल के बीच में जो लंबवत दूरी होगी वो डी, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अक्ष व बल के बीच में जो दूरी होगी टी, उस पर टॉर्क उस पर डिपेंड करता है। तो अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क कि कहाँ ऐसा होता है, एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। कि टॉर्क जो टॉर्क टॉर्क का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ यूज होता है? आप लोग खुद से सोच पाएंगे एक चीज। देखो, आप लोग के घर में जितने दरवाजे होंगे, आप सब एक बात बताइए कि दरवाजा जो होता है कैसे खुलता है? यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स होता है, यहाँ पे आपका नॉक लगा होता है यानी सिटकिनी लगी होती है, लॉक लगा होता है इसको खोलने और बंद करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से खोलते हैं तो ये खुल जाता है, बंद करते हैं बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे होता है ना। ये आपका फिक्स होता है ये पॉइंट। यहाँ से आप अपने हैंडल होता है, हैंडल से खोलते हैं बंद करते हैं, हैंडल से खोलते हैं हैंडल से बंद करते हैं, है कि नहीं? अब सोचिए, अब खुद सोचिए कि जो हैंडल होता है वो यहाँ पे क्यों नहीं लगा होता? हैंडल यहाँ पे क्यों नहीं लगा होता, यहाँ पे क्यों लगा होता है? बताइए। ताकि दूरी अधिक रहे, ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स एक्सिस है, यहाँ से खुलना है बंद होना है, ये फिक्स रहेगा। अब हमारा अब हमारा जो टॉर्क होगा वो अधिक कब होगा? जब बीच की दूरी बढ़ जाए। इसीलिए हम हैंडल को यहाँ नहीं लगाते। हैंडल को यहाँ लगाएंगे तो बल यहाँ पे लगेगा, तो टॉर्क कम मिलेगा। टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम हैंडल जो एक्सिस होता है उससे दूर लगाते हैं, यानी जो दरवाजा होता है, हमारे डोर्स जो होते हैं, दरवाजे जो होते हैं, उनका जो हैंडल होता है वो दूसरी साइड लगाया जाता है। एक्सिस जो फिक्स पोजीशन होता है, देखो ये अगर फिक्स है, दरवाजा ऐसे खुलता है ऐसे बंद होता है। ठीक है, ये अगर फिक्स है, ये वाला पार्ट फिक्स है, तो हैंडल यहाँ पे लगाया जाएगा। इतना दूरी रखी जाएगी, क्यों? ताकि टॉर्क बड़ा हो जाए। तो दरवाजे का जो हत्था होता है, हैंडल होता है, वो क्या होता है? वो हमारे पाइवट यानी जो हमारा फिक्स पार्ट होता है उसको पाइवट कहते हैं। तो पाइवट यानी उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कब्जा कहते हैं शायद। उसको कब्जे से दूर लगाया जाता है कि नहीं? दूर क्यों लगाया जाता है? कि टॉर्क टॉर्क का मान बढ़ जाए। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सबसे पहले तो होता है दरवाजे। दरवाजे का हैंडल पाइवट से दूर लगाया जाता है, जिस कारण बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है, तथा दरवाजा खुल जाता है कि नहीं? अब एक और एप्लीकेशन आप लोग बताइए, सोचिए। एप्लीकेशन सारा खुद से सोचो, क्या हो सकता है?
एक एप्लीकेशन आप लोगों ने हैंडपंप चलाया होगा। आप लोगों ने हैंडपंप चलाया होगा ना। जब भी हैंडपंप हम चलाते हैं तो उसका जो हैंडल होता है वो पीछे दिया रहता है। हैंडल पीछे दिया रहता है। देखो ये हैंडपंप मान लो ये फिक्स पार्ट हो गया। हम इसको चला हैंडपंप चलाते हैं तो इसको ऊपर खींचते हैं, इसको नीचे खींचते हैं, इसको ऊपर खींचते हैं, इसको। ये पार्ट जो होता है फिक्स होता है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका एक्सेस हो गया। ये इसके इसके ऊपर नीचे रोटेशन करता है। ये एक्सेस हो गया, ये ऊपर नीचे रोटेशन करता है। तो हम जब भी हैंडल पकड़ते हैं तो यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से कभी पकड़ते हैं। कभी कभार आपने यहाँ से पकड़ के भी चलाया होगा तो आप महसूस करेंगे कि जब यहाँ से पकड़ के चलाएंगे आप तो आपको बल अधिक लगाना होगा, फोर्स अधिक लगाना होगा। क्यों? क्योंकि दूरी डी का मान कम हो गया है। डी का मान क्या हो गया है? कम हो गया है। और अगर पीछे से चलाएंगे तो डी का मान बढ़ जाएगा। डी का मान बढ़ जाएगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा अपने आप, तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? डी का मान बढ़ने पर फोर्स बढ़ जाता है तो टॉर्क कम लगाना पड़ता है। आवाज क्लियर है ना? सभी लोग बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। तो एक एक ये हो गया। अच्छा, आप लोगों ने हाथ वाली चक्की इस्तेमाल की, इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं की होगी। आप लोग अपनी दादी से पूछेंगे तो उन्होंने हाथ वाली चक्की चलाई होगी। ठीक है, हाथ वाली जो चक्की होती है वो चलाई होती है। तो उस चक्की चलाने का जो हैंडल होता है वो जो सेंटर होता है, ठीक है, ये सेंटर है। इस एक्सिस के चारों तरफ चक्की घूमती है। तो जो हैंडल होता है वो इसके बगल में क्यों नहीं दिया रहता है? इसके बगल में क्यों नहीं दिया रहता है? एकदम दूर दिया रहता है। एकदम चक्की के आखिर में दिया रहता है। क्यों? ताकि डी का मान बढ़ जाए। डी का मान बढ़ जाएगा तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, टॉर्क का मान अपने आप बढ़ जाएगा। डी का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा तो फोर्स में कम लगाना पड़ेगा। इसीलिए हैंड पंप हो गया, हैंडल हो गया। और आप लोगों ने पेचकस, सभी लोगों ने पेचकस इस्तेमाल किया होगा। तो आप लोग देखेंगे कि पेचकस का जो आगे का पार्ट होता है वो पतला होता है। ठीक है, आगे का पतला पार्ट होता है, और जो हैंडल होता है उसके वो थोड़ा चौड़ा होता है। चौड़ा क्यों होता है? ताकि डी का मान बढ़ जाए तो हमें फोर्स कम लगाना पड़े। ठीक है। तो मतलब कई सारी चीजें हैं जो जहाँ पे टॉर्क का एप्लीकेशन होता है। आप लोग एक मैंने लिखा दिया, एक और हैंडपंप वाला एग्जांपल दे दिया कि हैंडपंप, हमारा हैंडपंप होता है जो सनी देओल जी उखाड़ के ला दिए थे पाकिस्तान से। तो हैंडपंप जो होता है हमारा, हैंडपंप का हैंडल फिक्स पाइवट से, पाइवट मतलब फिक्स पॉइंट, दूर बनाया जाता है जिससे बल कम होने पर भी टॉर्क का मान अधिक होता है और आसानी से हम पानी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशन हैं जो टॉर्क के आप डेली लाइफ में देखते हो, जैसे मैंने आटा चक्की वाला बताया, स्क्रू ड्राइवर वाला बताया। ऐसे कई सारी चीजें हैं। ठीक है। तो टाइप कितना हो गया? तो ये हो गया टॉर्क। अब जो अगला टॉपिक है वो है कपल। ठीक है, कौन सा कपल? वैलेंटाइंस डे वाला कपल नहीं, फिजिक्स वाला कपल। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बल युग्म। हालांकि कपल भी कहना ठीक नहीं है, इसको कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स। मतलब कई जगह आपको कपल कपल लिख के आ जाएगा केवल। हिंदी में कहते हैं इसे बल, बल युग्म। देखो, अभी तक किसी कोई वस्तु रोटेट कर रही थी, कैसे? किसी वस्तु को रोटेट हम लोग कैसे करा रहे थे? जैसे ये वस्तु रखी है, ठीक है, ये वस्तु रखी है, इसको इस तरफ हमने किया तो ये रोटेट करने लगी, है कि नहीं? इसको इस तरफ हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, और यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये गोल गोल घूमने लगी, ये रोटेशन हो रहा था। ठीक है, ये टॉर्क लगने पर हुआ था। लेकिन कपल ऑफ फोर्स क्या होता है कि कोई वस्तु है, उसमें लोग दो विपरीत दिशाओं से, जैसे ये वस्तु है मान लो, इसको लोग दो विपरीत दिशाओं से बल लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स, इधर से भी फोर्स। और कैसा बल? समान समान परिमाण का बल, जिसकी दिशाएं विपरीत हैं। तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद इसका पोजीशन ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं? आप लोग मानेंगे कुछ समय बाद इसका पोजीशन कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद इसका पोजीशन कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद पोजीशन बिल्कुल उल्टा। तो इस कपल के कारण ये जो फोर्स लग रहे हैं दो, इसको कहते हैं कपल। तो इस कपल के कारण
इस कपल कारण ये वस्तु क्या है, ये अपने इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करने लगती है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हमारा ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये था। अब थोड़ी देर बाद ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, थोड़ी देर बाद ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, थोड़ी देर बाद ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया। तो ये रोटेट करने लगी पूरा पूरा, है कि नहीं। किसी भी दो फोर्स लगे, दोनों समान परिमाण के थे, विपरीत दिशा से लगे, समान परिमाण के विपरीत दिशा से लगने वाले दो बल हैं, और इसी कारण क्या हो जाए, वस्तु जो है रोटेट करने लग रही है। वस्तु क्या करने लग रही है, रोटेट करने लग रही है। तो इसी को कपल कहते हैं। कपल का सिंपल सा परिभाषा होता है कि बल युग्म के कारण क्या होता है, पिंड पर लगने वाला बल आघूर्ण। अभी एक डेफिनेशन समझ लो, और कल इसके बारे में अच्छे से डिटेल में इसका फॉर्मूला और बाकी सब चीजें समझेंगे, ठीक है। इसका चलो, तो बल युग्म क्या होता है। बल युग्म दो समान परिमाण व विपरीत दिशा के बल होते हैं, जो किसी पिंड को घूर्णन गति की अवस्था में ला देते हैं। ठीक, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। कल इसके बारे में और से जानेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो सब भी जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सभी लोग बताइए, समझ में आया कि नहीं। चलो, वेरी गुड। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। आज की जो इतना पढ़ा गया सब समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, रेसर एकेडमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां से कोर्स में इनरोल करके पढ़िए। आपको सारी पीडीएफ, फ्री खजाना, ट्रेजर बैच, पिछला साल का बैच, सारे मतलब एक और टीचर्स के साथ सारे लेक्चर्स, सभी कुछ मिल रहा है, मतलब बहुत कुछ मिल रहा है। आप लोग उससे बिल्कुल भी मिस मत करिए, और जाइए कोर्स में इनरोल करके फिर पढ़िए। उसका अलग ही मजा है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी से सीखा हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि सब सीखेंगे सब बढ़ेंगे, है ना। सब पढ़ो सब बढ़ो, इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग काम करते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन।